भुज पूरा फ्लड हो गया। हमने मेरा दोस्त लोगों को बोला भुज फ्लड हो गया, तो वो लोगों को भरोसा नहीं कर सके क्योंकि डेजर्ट फ्लड कभी नहीं हो सके। बन्नी के पास पोटेंशियल इतनी है, आप इसको अच्छी तरफ से डेवलप करें तो इट कैन सप्लाई वाटर टू द होल डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली हम सब लोग यही एडवाइस करता हूँ सर, जन्मदिन के दिन केक काटने की जगह हर आदमी एक झाड़ को प्लांटेशन करे और उसको देखभाल करे, 2 साल उसको बड़ा करे, सो दैट एटलीस्ट उनका 50, 60 साल, 70 साल जिंदगी पे एटलीस्ट 70 ट्रीज एक आदमी डेवलप कर देते हैं। नमस्कार, कच्छ मित्र पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। अभी गर्मी की सीज़न है, हम जानते हैं कि बहुत कड़ी धूप हो रही है और बीच में बिन मौसम बारिश भी है गई। ये पूरा मिक्स वेदर हो गया है और ऐसे वेदर में, ऐसे माहौल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर विजय कुमार अभी गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी, जो उसको शॉर्ट फॉर्म में गाइड, उसके डायरेक्टर है और 30 साल से ये कच्छ में रह के काम कर रहे हैं। विजय भाई, आपका कच्छ मित्र पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सर। विजय भाई की एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि उसने पीएचडी की है वाइल्ड लाइफ पे और मगर क्रोकोडाइल, उसके ऊपर पीएचडी करने वाले ही इज़ द फर्स्ट डॉक्टरेट है। और कच्छ में जब आज तो हम सब जानते हैं कि वेदर के जो सिचुएशन है, अभी जो काम भी बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। विजय भाई जब आए तब थोड़ा सिनेरियो चेंज था, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम तो तब भी थी, लेकिन आज ये सब बढ़ गई है, तो हम ये सारी बात करेंगे। विजय भाई, मेरा ये पहला सवाल ये है कि आप जब कच्छ में आए उस वक्त कच्छ का क्या हालात था और हाउ इट्स थिंग्स इज चेंजिंग। हम कच्छ में आए 1995 फर्स्ट में। जब हम कच्छ में आए था, कच्छ इतनी सारी डेवलपमेंट कच्छ में था ही नहीं, और 95 में हम कच्छ आए। 96 एंड 97 वी हैव सीन फर्स्ट साइक्लोन, फिर 99 में सेकंड साइक्लोन एंड 2001 वी हैव एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक। सो ऑल नेचुरल कैलामिटीज हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए। एंड कच्छ का अगर नेचुरल सीनरी अगर आप देखें, कच्छ इज क्लासिफाइड एज डेजर्ट बायोजियोग्राफिक जोन। डेजर्ट बायोजियोग्राफिक जोन मतलब इधर बारिश बहुत कम होती है एंड टेम्परेचर नॉर्मली हाई रहती है एंड सरफेस वाटर बहुत कम मिलती है, इवापोरेशन लॉस बहुत हाई है। एंड इसके वजह से एग्रीकल्चर एक वायबल एक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चर के साथ साथ लोग एनिमल हस्बेंड्री की भी सेकेंडरी लाइवलीहुड ऑप्शन में ले लेते हैं। सो ग्रासलैंड एक इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चर के साथ ग्रासलैंड भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन जाता है। और हम लोग ने जब आने के टाइम में 100 ईयर्स का क्लाइमेट का डेटा एनालाइज किया था। इसमें एक चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आया था, उसमें आपका एवरी 5 ईयर्स आप लिए, उसमें 3 साल आपको ड्राउट ईयर्स हैं। इट मे बी ए सीवियर ड्राउट और मॉडरेट ड्राउट और माइल्ड ड्राउट होंगे। 2 साल नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल रेनफॉल होती है। तो हर 5 साल में 2 साल का बारिश को लेके पूरा साइकिल चलता था ये। एंड आप लखपत से रापर तक अगर आप देखें, वेस्ट से ईस्ट तक, लखपत में बिल्कुल कम बारिश होती है एंड टुवर्ड्स मांडवी मुंद्रा और टुवर्ड्स रापर बचाव बारिश थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते। तो लखपत में 240-50 mm का बारिश वही टाइम में होता था एंड मांडवी मुंद्रा में अराउंड 320-350 होता था और रापर बचाव में 370 का आजू बाजू में होते थे एवरेज रेनफॉल। तो यही सीनरी होता पहले। इसके वजह से लोग एनिमल हस्बेंड्री को बहुत इंपॉर्टेंस देते और ग्रास लैंड को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते। इधर ड्राउट होने के टाइम में लोग माइग्रेट करते। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कच्छ में जो शुरुआत की और जब उस टाइम का जो क्लाइमेट का पैटर्न था और आज क्या चेंज हो गया है, आज इतने सालों के बाद ये क्लाइमेट चेंज की कोई इफ़ेक्ट है और रेन पैटर्न चेंज हुआ है? यस,
पहले का हमने बोला था 5 साल में 3 साल का ड्राउट और 2 साल नॉर्मल एंड अबव राइनफॉल होती है। अभी आप लास्ट 10-12 ईयर्स का अगर 15 ईयर्स का राइनफॉल डेटा आप देखें, हर साल आपको बहुत अच्छा राइनफॉल मिल जाता है। राइनफॉल कभी एक्चुअली कच्छ का एवरेज पहले 328 मिलीमीटर था, फिर 347 हुआ, अभी देखें तो आपको करीब 400 का आजू बाजू में भी पहुंच गया होगा। इसका मेन रीज़न क्या है? दो राइनफॉल पैटर्न में दो चेंजेस हो गया। एक पहले जून एंड में बारिश होता था, जुलाई में पीक बारिश, जुलाई अगस्त पीक होती है, सितंबर में बारिश बंद हो जाता है, अक्टूबर ट्रांजिशन पीरियड होती है, नवंबर से आपका विंटर सीजन चालू होती है। अभी देखें, बारिश जुलाई में पीक होने की जगह सितंबर अक्टूबर में पीक होती है और नवंबर तक भी बारिश चलती है। और हाई इंटेंसिटी राइनफॉल, आईएमडी डिपार्टमेंट बारिश को क्लासिफाई करती है हेवी, रादर हेवी, वेरी हेवी राइनफॉल। वेरी हेवी राइनफॉल मतलब 124 mm का ऊपर राइनफॉल। वो पहले 10 साल में एक साल कभी हो जाता था, एक दिन एक बार। अभी आप देखिए तो हर साल आपका हाई इंटेंसिटी वेरी हैवी रेनफॉल इंसिडेंट्स हो रहा है। इसके वजह से फ्लडिंग भी, डेजर्ट के अंदर फ्लडिंग भी होती है। अगर सरप्राइजिंग थिंग है, 2011 सितंबर 6 आई थिंक 6 सितंबर 2011 भुज पूरा फ्लड हो गया। हमने, मेरा दोस्त लोगों को बोला भुज फ्लड हो गया, तो वो लोगों को भरोसा नहीं कर सके क्योंकि डेजर्ट फ्लड कभी नहीं हो सके, बट डेजर्ट के अंदर भी फ्लड हो गया। 2015 में बन्नी फ्लड हो गई। तो दीज आर ऑल दी थिंग्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पूरा चीज़ हो रहा है। इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सर, आप गाइड के डायरेक्टर है, ये गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी की उसकी भूमिका क्या है कच्छ में? एक्चुअली डेजर्ट इकोसिस्टम में हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा है। बारिश हो, रिसोर्सेस हो, सभी चीज़ में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट कर सके। तो हम लोगों का मेन मिशन है टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द डेजर्ट इकोसिस्टम्स और हाउ वी कैन remediate or reduce the hardships in the and enhance the livelihood opportunities for the people living in the desert ecosystem. सर, हम जानते हैं कि कच्छ की जो लैंड है और यहाँ की जो इकोसिस्टम है, आई थिंक फुल ऑफ डाइवर्सिटी, और उसको प्रिजर्व करने के लिए ये गाइड ने किस तरह से आगे बढ़ रही है? एक्चुअली कच्छ इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड लैंड हम बोलते, क्योंकि कई जगह पे डेजर्ट होती है, दरिया नहीं होती है। राजस्थान में तार डेजर्ट है, बट राजस्थान में दरिया नहीं है। कच्छ में आप देखिए तो कच्छ इज फर्स्ट पॉइंट कच्छ का लैंड। इट इज़ अ लैंड अबंडेंट रीजन। आपका कच्छ का टोटल एरिया है 45,652 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इट इज़ बिगर दैन मेनी ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री एंड इवन मेनी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। So, and the second thing, Kutch is blessed with so many ecosystems. आप ग्रासलैंड ले लिए, बन्नी ग्रासलैंड एशिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रासलैंड ऐसा रेफर होता था पहले। सो ग्रासलैंड्स है, बन्नी ग्रासलैंड्स है, नलिया ग्रासलैंड है, मैंग्रोव इकोसिस्टम्स है, देन कोस्टल एनवायरनमेंट है, क्रीक सिस्टम है, एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। नारायण सरोवर एरिया आप देखिए तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इन द कंट्री। एंड इनलैंड मैंग्रोव आप बोले, पूरा इनलैंड मैंग्रोव पूरा दुनिया में 7 इनलैंड मैंग्रोव रिकॉर्ड हो चुका है, रिपोर्टेड है। कच्छ के अंदर देयर वर 2 इनलैंड मैंग्रोव्स, श्रावण कावड़िया एंड गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव्स। अभी श्रावण कावड़िया तो है नहीं, बट गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव इज प्रिजर्व्ड वेल नाउ। इसको डिक्लेयर किया हुआ है नेशनल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज तरीका से बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। एंड गाइड इसका ऊपर बहुत अभ्यास करके रिपोर्ट वगैरह सबमिट किया है। सर, आपने बन्नी और ग्रासलैंड की बात की, मुझे याद है कि ये गाइड जब से एक्टिव हुआ, मैं बात कर रहा हूँ करीब 30 साल पहले की, और हसमुख साह ऑन दैट टाइम ही वॉज चेयरमैन ऑफ द गाइड। एंड हमारे जो महाराज कुमार हिम्मत सिंह जी, वो कच्छ के पर्यावरण के नेचुरल एक्सपर्ट थे। उसके साथ मैंने रिपोर्टिंग किया है और मैंने मीटिंग भी अटेंड की। ऑन दैट टाइम जो गाइड ने काम शुरू किया था, बन्नी, हम सब जानते हैं कि बन्नी एक समय का एशिया का बेस्ट
ग्रासलैंड। आज बन्नी की सिचुएशन क्या है, और पर्टिकुलरली 30 साल की आपकी मेहनत के बाद कुछ अचीव हुआ है? यस, एक्चुअली हमने पहले बताया था कच्छ का सेकेंडरी लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब उसको फॉडर चाहिए, फॉडर मीन्स ग्रासलैंड डिपेंडेंट। तो ग्रासलैंड हो गया तो ही एनिमल हस्बेंड्री सर्वाइव कर सके। एंड पहले ड्राउट होने की वजह से फॉडर नहीं मिलता था, तो लोग मालदारी गाय भैंस को और गेटा बकरी को लेके बहुत दूर माइग्रेट होकर चले जाते हैं। माइग्रेशन में बहुत सारी हार्डशिप होती है। सेकेंड थिंग, दूध का मार्केटिंग और सप्लाई कट हो जाता है। माइग्रेशन करने की वजह से सप्लाई कट हो जाते हैं। इसकी वजह से कच्छ डायरी फार्म किया था, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया वही दिनों में। तो हम लोग फॉडर को सिक्योर करने के लिए बन्नी ग्रासलैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, गुजरात इकोलॉजी कमीशन एंड गाइड जॉइंटली वो शुरू किया था। एंड फर्स्ट हम लोग का प्लॉट किया था दोरडो में। एंड मिस्टर गुलबे वॉज देयर दैट टाइम। गुलबे मियाँ वही टाइम लाइव था। एंड उन्होंने बोला जो भी काम बन्नी में चालू करना मेरा गांव से आप चालू कर दीजिए। सो पहले काम हम लोग दोरडो से चालू किया, 200 हेक्टेयर्स ग्रास प्लॉट। सो फर्स्ट थिंग, बन्नी के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, तो हम लोग ने फर्स्ट, बिकॉज जो भी रिस्टोरेशन और रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट हम करने के पहले फर्स्ट हम लोग को अंडरस्टैंड होना चाहिए व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम्स इसको डिग्रेड कर रहा है। वो प्रॉब्लम को हम एड्रेस करें तो वो रिस्टोरेशन हो जाएगा, रिक्लेम हो जाएगा। तो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ द सलाइनिटी। बन्नी इनहेरेंटली सलाइन है, फिर भी बारिश होने के टाइम में द रिवर वाटर वगैरह फ्लड होती है, उसके वजह से वो सैलिनिटी थोड़ा नीचे चला जाता है। ग्रास के लिए 15 सेंटीमीटर टॉप साइल चाहिए। तो मैनी ऑफ द रिवर्स विच वर ओपन्स इनटू बन्नी वर dammed with many check dams and all those things. So fresh water flowing into Banni is reduced. So underground water is the old sea. Summer में क्या होती है, कैपिलरी एक्शन की वजह से अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है, वो वाटर इवापोरेट हो जाता है, ऑल द सॉल्ट डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस। तो इसके वजह से बन्नी का सॉइल का सैलिनिटी बढ़ते जा रहे हैं। देन अनदर इशू केम दैट रन से सॉल्ट विंड का थ्रू इनलैंड कच्छ में आ जाता था। उसको रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट का ज़रूरत था। शेल्टर बेल्ट में 1960s में शेल्टर बेल्ट के लिए यूज़ किया था प्रोसोबिस। दैट टाइम प्रोसोबिस वाज कंसिडर्ड एज कल्पवृक्ष बिकॉज दिस इज़ द वन ट्री विच कैन ग्रो टॉलरेट सैलिनिटी एंड अदर थिंग्स। तो एक प्रोसोबिस था और एक सैलिनिटी, दिस टू बन्नी को टोटली डिग्रेड कर गांडा बावल और सैलिनिटी की वजह से। तो हम लोग ये दोनों चीज़ को एड्रेस किए, गांडा बावल को निकाल दिया। एंड सेकेंड थिंग, गांडा बावल इज़ अ लेगुमिनस प्लांट। इसको 100% निकालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट्स नॉर्मली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते एंड इट कैन रिड्यूस द अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो। तो वी हैव टू मेंटेन द रेशियो। थोड़ा बहुत कांडा बावल का आप रखने की वजह से आपका ये सॉइल फर्टिलिटी का भी इम्प्रूव करेगा, सैलिनिटी अल्कलिनिटी की भी कम करेगा। एट द सेम टाइम ग्रास मोर नंबर मीन्स इट कंपटीशन हो जाएगी। तो वी हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर नंबर ऑफ फ्यू प्रोसोबिस प्लस सम अदर ट्री स्पीसीज, लोकल ट्री स्पीसीज। एंड सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए सम सॉइल अमेंडमेंट्स ये करें तो बन्नी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हम लोगों ने बिरंडियारा में एक प्लॉट एक्सपेरिमेंटल प्लॉट किया था, उसमें वी हैव मेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट वन वी हैव जस्ट मेड प्लोविंग, सेकेंड वन में प्लोविंग प्लस वी एडेड फार्म यार्ड मैन्योर. Actually, cow dung, naturally, what is happening, sir? Earlier, the cow feeds the grass and release the dung in the soil. So it is a natural cycle. The soil is, something is taken from the earth and given back to the earth. So the soil is healthy. So, and cow dung has some elements which can reduce the salinity and other things, other केमिकल पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल। तो सॉइल को थोड़ा हेल्थी मेंटेन करता था। बट ऑफ लेट बन्नी के लोग क्या करते, ये काउ डंग कलेक्ट करके फार्मर्स को सेलिंग कर देते, तो नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब्ड है। तो वी हैव एडेड फार्म यार्ड मैन्योर so that the natural cycle is in. Then we have added leguminous grasses, stylohemata kind of things. Then first we have used little saline tolerant grass species like Sporobulus kind of thing. Then once the grass cover is developed,
देन अंडरग्राउंड से जो पानी नीचे आता है सलाइन वाटर वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका कैपिलरी एक्शन बिकॉज ऊपर का सरफेस टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो उसके वजह से कैपिलरी एक्शन रिड्यूस हो जाएगा, सॉल्ट कमिंग अप विल बी रिड्यूस्ड। सो ग्रेजुअली आपको अच्छा ग्रास को डाल सके, डाइकान्दियम, सैंग्रास, दामन, ये पूरा ग्रास को हम डाल सके। एंड बन्नी के पास पोटेंशियल इतनी है, आप इसको अच्छी तरफ से डेवलप करें तो इट कैन सप्लाई फॉर्डर टू द होल डिस्ट्रिक्ट। सर, आप नागरकोइल तमिलनाडु से है और 30 साल से कच्छी बनकर यहाँ रह रहे हैं। तो अभी ये कच्छ, अभी आप देख रहे हैं कि कच्छ का जो डेवलपमेंट हो रहा है, चारों तरफ इंडस्ट्रीज आ गई है, ग्रीन एनर्जी की जो विंड मिल है, सोलार पावर जनरेशन बहुत हो रहा है। बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि अभी कच्छ की क्लाइमेट के लिए चैलेंजेस क्या है? Actually, sir, very important thing is the population increase. कच्छ का पॉपुलेशन 1961 में देखे तो अराउंड 6 lakhs, 2011 में अराउंड 20 lakhs, आज शायद 25-26 lakhs होंगे, शायद ज़्यादा ही होंगे। एंड इंडिया का पॉपुलेशन अब 1951 मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर आप देखें 36.1 करोड़ था, एंड 2011 में इट इज़ 125 करोड़, and as per UN estimate it is around 146 crore. Today we are almost top in the world, हमने पहुंच गया टॉप फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए। अब इंडिया का लैंड एरिया का आप देख लीजिए, हम लोग के पास 328 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड है, इंडिया का टोटल लैंड एरिया। ये 328 मिलियन हेक्टेयर्स 1951 में भी था, आज भी है। तो 36 करोड़ पॉपुलेशन को 328 मिलियन हेक्टेयर्स टैकल करता था, एंड 146 करोड़ पॉपुलेशन, इट इज़ ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स हायर। इसको भी यही लैंड, सो हम लोग का हर चीज़ हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से डिपेंडेंट है। ये कच्छ पे ये प्रेशर है एवरीवेयर सर, एवरीवेयर। इट इज़ नॉट ओनली कच्छ, पूरा एरिया में ये प्रेशर है, क्योंकि एक आदमी सर्वाइव होने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है। एक उनका एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए। एयर, एक आदमी करीब 12,000 लीटर एयर एक दिन लेते, एंड फिर उसमें से उनका ऑक्सीजन वो इनहेल करते, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते। एंड एक आदमी का ऑक्सीजन डिमांड को पूर्ति करना है तो कम से कम 8-9 फुल्ली मैच्योर्ड ट्रीज चाहिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को करने के लिए भी चाहिए, तो हर आदमी के पीछे कम से कम 10-12 ट्रीज तो एक चाहिए उनका सर्वाइवल के लिए, और उनका फ्यूचर जनरेशन के। और हम लोग का पॉपुलेशन हर साल 1 करोड़ बढ़ते जा रहे हैं। और वाटर आप देखें तो एक आदमी को नॉर्मल अगर करे तो 60 लीटर, अगर थोड़ा कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी तो एक आदमी को डोमेस्टिक यूज सब चीज़ में 200 लीटर चाहिए। तो 1-1 करोड़ हर साल बढ़ते जाए तो कितनी पानी का डिमांड बढ़ते जाएंगे। सर, आप ये बताइए कि अभी कच्छ को करना क्या है, कच्छ के लोगों को कुछ एडवाइस दीजिए कि क्या करें। एक्चुअली हम सब लोग यही एडवाइस करता हूँ सर, जन्मदिन के दिन केक काटने की जगह हर आदमी एक झाड़ को प्लांटेशन करे और उसको देखभाल करे, 2 साल उसको बड़ा करे, सो दैट एटलीस्ट उनका 50, 60 साल, 70 साल जिंदगी पे एटलीस्ट 70 ट्रीज एक आदमी डेवलप कर देते हैं। एंड देर आर कंट्रीज, सम कंट्रीज में देर इज़ अ रूल, आफ्टर 11 years उनको हर साल एक झाड़ परिजात प्लांटेशन करना ही पड़ेगा। इट इज़ अ कंट्री रूल। ऐसे कुछ रूल्स भी इधर होना चाहिए तो प्लांटेशन बढ़ेगा, और प्लांटेशन बढ़ गया तो आपका अपना ऑक्सीजन डिमांड, एंड नॉट ओनली दैट, एक हर प्लांट आपका एक वाटर टैंक है। प्लांट का रूट सिस्टम है वो नीचे जाएगा, और रूट मरने के बाद उसके अंदर एक पोर हो जाता है, तो बारिश का जो पानी है वो पोर से सीधा अंडरग्राउंड एक्वाफायर में जाके अकुमुलेट हो जाता है। तो ये वाटर रिचार्ज के भी यूज़ करते एंड आपका ऑक्सीजन के लिए भी यूज़ करते, एंड इट इज़ द शेल्टर फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड मेनी अदर स्पीसीज। डॉक्टर साहब, गाइड जो काम कर रही है 30 साल से, और आज हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट, ये क्लाइमेट चेंज है, ये इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यूज़, और बहुत काम गवर्नमेंट की लेवल से भी हो रहा है,
कई एनजीओ भी काम कर रही है। आपका आकलन क्या है, उसकी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कितनी दिखने मिल रही है? सर एक्चुअली क्लाइमेट चेंज में देर हम लोगों ने SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन, उसमें मेन चीज़ है कॉम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज। एंड कॉम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज मतलब आपको रिड्यूस करना पड़ेगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करना है तो आपका कोल को पूरा बंद करना पड़े, कोल डिपेंडेंसी को बंद करना पड़े, आपका सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपको जाना पड़े। रिन्यूएबल एनर्जी इन द सेंस आपका सोलर है, विंड एनर्जी है, इसमें आपको फोकस करना पड़े। उसमें भी there are some positive and negative things there, but when compared to coal, that is far better, and that can reduce the greenhouse gas emissions. But people also थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना भी जरूरी है सर। हम कच्छ में जब आए हमने देखा लोगों के पास नॉर्मली एक लूना, हर घर पे एक लूना होता था, और अभी आप देखिए तो एक घर पे अगर 4-5 लोग हो गए तो 4-5 गाड़ियाँ होती हैं। तो वी आर ऑल्सो एमिटिंग मोर कार्बन। अब बिकॉज एक जो कार्बन हम एमिट करते हैं ये पूरा ग्रीन हाउस गैसेस एक एटमॉस्फेरिक में जाके एक लेयर बन जाता है, तो सन का रेडिएशन नीचे आ जाता है, नीचे आके ऊपर जाने के टाइम में ये लेयर पे जाके अटक जाता है, इसके वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप हम इसका एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। आपका गाड़ी है, आपका गाड़ी को पूरा बंद करके आप धूप में खड़ा रख दीजिए, आधा घंटा के बाद आपने दरवाज़ा खोल दिया तो आपको मालूम पड़ेगा सीधा हीट वेव आपका फेस में आके हिट करेगा। द सेम इफेक्ट हम लोग वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को आप कम करना है तो ह्यूमन का लाइफस्टाइल भी बदलना पड़े, और टेक्नोलॉजीज, नया टेक्नोलॉजी की भी यूज़ करना पड़े, एंड वो टेक्नोलॉजीज को ऐसा यूज़ करना पड़े इट शुड नॉट बैकफायर इन सम अदर एरियाज। विजय साहब, गाइड अलग अलग तरह का जो काम कर रही है, आपने ग्रासलैंड के लिए डिटेल में बताया, लेकिन मैंग्रोव्स के लिए भी एक बहुत पोटेंशियलिटी है। एक्चुअली हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम किया था, मैंग्रोव्स के ऊपर भी बहुत सारी काम किया है, मैंग्रोव प्लांटेशन भी किया था, मॉनिटरिंग भी किया था, स्टडीज़ भी, रिसर्च प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने किया था। मेन थिंग इज़ मैंग्रोव्स अपना कोस्टल एरिया है पूरा इंडिया का, इट इज़ अराउंड 11,098 किलोमीटर लॉन्ग है अभी लेटेस्ट हिसाब से, एंड 2,340 किलोमीटर लॉन्ग गुजरात का कोस्ट है। एंड अब मैंग्रोव का अगर देखें, मैंग्रोव्स it is लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इट इज़ 4,991 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पूरा इंडिया में मैंग्रोव्स है, एंड सबसे सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कच्छ में है, गुजरात में है। इट इज़ 1166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एंड 1166 स्क्वायर किलोमीटर में नियरली 706 स्क्वायर किलोमीटर कच्छ में है। सो नियरली आपका गुजरात का मैंग्रोव में 70% कच्छ में है, एंड नियरली 15% आपका जामनगर एंड देवभूमि द्वारका, मीन्स गल्फ ऑफ कच्छ में आपका 83-84% मैंग्रोव्स गल्फ ऑफ कच्छ अंदर है। तो कच्छ इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर मैंग्रोव्स, बट कच्छ में क्या है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। मैंग्रोव प्लांटेशन नाउ फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है मिस्टी प्रोग्राम के अंदर दे आर मेकिंग एक्सटेंसिव मैंग्रोव प्लांटेशंस इन एंटायर गुजरात एंड मेनी स्टेट्स में चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, कच्छ में भी चल रहा है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव्स। एंड मेजर बट कच्छ में बाकी एरिया से ज़्यादा कच्छ में प्रॉब्लम है, कच्छ में मेजर प्रॉब्लम यही है, कच्छ में टेम्परेचर नॉर्मली समर टेम्परेचर इज़ हाई, अदरवाइज आल्सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी टेम्परेचर 1 डिग्री हाई हो गई, तो इसके वजह से सी वाटर एवापोरेट्स हो जाएगा, सी वाटर सैलिनिटी ज़्यादा है। कच्छ का सी वाटर सैलिनिटी आप देखें ना जब, इट इज़ 37 पीपीटी से 39 पीपीटी के बीच में रहता है। अगर आप तमिलनाडु और केरला में गई, नॉर्मली समर में 27 पीपीटी होती है, उधर मानसून में 19 पीपीटी हो जाता है। इधर मानसून हो समर हो 36 से 39 के बीच में ही रहेगा, तो कहीं कभी 40 तक भी
जा सके 40-41 भी जाते. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई ऑपरेशन रेट्स ऑफ सी वाटर. सो हाई सैलिनिटी में सब मैंग्रोव स्पीसीज सर्वाइव नहीं हो सके. ओनली वन स्पीसीज विच हैज़ वेरी हार्डी अबिसिनिया मरीना, वो मैनेज कर पाएंगे, बट मैनेज कर पाएंगे. इट कैनॉट ग्रो वेरी टॉल लाइक अदर एरियाज. बाकी एरिया में आप देखें तो वो 6 मीटर 7 मीटर 10 मीटर का हाइट होंगे, बट कच्छ में देखें तो 1.5 मीटर 2 मीटर 4 मीटर उतनी हाइट में मिलेंगे. डिपेंड्स ऑन द सैलिनिटी एंड मड कंडीशंस ऑफ द एरिया. कच्छ मित्र पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर.